नमस्कार, बिल्डर्स की बदमाश कंपनी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं चंद्रकांत शुक्ला। अपना घर बनाने का सपना सभी देखते हैं, लेकिन उन्हीं सपनों पर लुटेरे बिल्डर्स डाका डाल रहे हैं। सरकार ने तमाम संस्थाएं और प्राधिकरण बना रखे हैं, बावजूद इसके इंसाफ की उम्मीद धुंधली पड़ चुकी है। ऐसे में भारत समाचार आपकी आवाज बनेगा। हम ऐसे लुटेरे बिल्डर्स का पर्दाफाश करेंगे, साथ ही जालसाज बिल्डर्स को जब तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देते तब तक हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। आम्रपाली और अनिल शर्मा के गुनाहों की फहरिस्त छोटी नहीं है, बल्कि बेहद लंबी है। पहले निवेशकों को चूना लगाया, उनका पैसा मार दिया, फ्लैट नहीं दिया, फंड डाइवर्ट कर दिया और अब लैंड डाइवर्ट का भी मामला सामने आया है। आम्रपाली के पाप और कलंक कथा, और देखिए भारत समाचार का यह मेगा एक्सक्लूसिव खुलासा। आम्रपाली का एक और काला खेल। अथॉरिटी के साथ मिलकर बनाया गेम प्लान, एक एक करके खुल रही है पोल। आम्रपाली के हर काम में है झोल। आम्रपाली और अनिल शर्मा, ये दो नाम सामने आते ही दिमाग में बेईमानी, मक्कारी, जालसाजी और धोखाधड़ी, ये सारे शब्द घूमने लगते हैं। असल में अनिल शर्मा के गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है। वैसे तो अनिल शर्मा बचता रहा, लेकिन उसके पापों का घड़ा ऐसा फूटा कि उसके पापों का पानी उसे गुमनामी के अंधेरे में बहा ले गया। अब तक रईसों की तरह जिंदगी जीने वाला अनिल शर्मा इन दिनों भीगी बिल्ली बना हुआ है। एक वक्त में शानो शौकत के साथ जिंदगी बिताने वाला, मखमली गद्दों पर सोने वाला अनिल शर्मा इन दिनों सुप्रीम कोर्ट के शिकंजे में है। यूं तो इसके हर काले खेल का खुलासा भारत समाचार ने किया है, लेकिन इसकी धोखाधड़ी और जालसाजी की लिस्ट इतनी लंबी है कि हम उसको बताते बताते थक जाएंगे और आप इस खेल के बारे में सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन लिस्ट रुकेगी नहीं। जब आम्रपाली का जलवा और जलाल अपने चरम पर था, तब नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के लिए अनिल शर्मा किसी भगवान से कम नहीं था। आम्रपाली ग्रुप की इच्छा उनके लिए आदेश नहीं बल्कि अध्यादेश होती थी, और ये वही करते थे जो अनिल शर्मा कहता था। आम्रपाली ने फंड डाइवर्ट किया, इसका खुलासा हमने बहुत पहले किया था, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आम्रपाली ग्रुप ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तरीकों से अथॉरिटी, सरकार और जनता तीनों को चूना लगा दिया। फंड ट्रांसफर किया, जिस जमीन की रजिस्ट्री नहीं थी उस जमीन पर बैंक से लोन ले लिया, निवेशकों को उनका फ्लैट भी नहीं दिया, और तो और फंड ट्रांसफर के साथ साथ लैंड ट्रांसफर भी कर डाला, जिसका कच्चा चिट्ठा, जिसका हर सबूत आपकी स्क्रीन पर है। जमीन में ऐसा खेल किया कि आप अपना माथा पकड़ लेंगे कि आखिर इस धोखेबाज ने तो जालसाजी करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। अथॉरिटी ने भी इसका पूरा साथ दिया, और तो और ये बेईमान खुद इस बात को मान चुका है कि इसने जमीन में घपलेबाजी की, यानी बैंक से फर्जी तरीके से लोन ले लिया, अथॉरिटी की मदद से जमीन का आवंटन करा लिया, निवेशकों का पैसा मार दिया, यानी ऐसा कोई भी नहीं बचा जिसको आम्रपाली ने लूटा ना हो। लूटने का भी कोई तरीका, कोई भी रास्ता आम्रपाली ने छोड़ा नहीं। यह सबूत इस बात को बताने के लिए काफी है कि अनिल शर्मा ने लंबा खेल खेला है। इस पूरे खेल में अथॉरिटी ने आम्रपाली का पूरा साथ दिया, लेकिन आम्रपाली ने अथॉरिटी को भी गच्चा दे दिया। यानी आम्रपाली सिर्फ लोगों को इस्तेमाल करता है, और तब तक करता है जब तक उसका फायदा है। उसका काम निकल जाने के बाद वो मदद करने वालों को पहचानता तक नहीं। अब अथॉरिटी को यह समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या और कहे तो कहे क्या। असल में अथॉरिटी में मलाई काटने वाले अधिकारियों ने कभी यह नहीं सोचा था कि आम्रपाली पर शिकंजा ऐसे कस जाएगा कि सबके सब बेपर्दा हो जाएंगे। लेकिन झूठ, जालसाजी और धोखेबाजी से चाहे जितनी ऊंची दीवार खड़ी कर ली जाए, एक ना एक दिन सच के सामने वो दीवार जमींदोज होती जरूर है, और सच सामने आता है।
वैसे ही आम्रपाली के हर खेल से पर्दा उठ रहा है। फंड ट्रांसफर, लैंड ट्रांसफर। अभी देखते जाइए, कई और काले कारनामों से पर्दा उठेगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, यही नारा लेके चला अनिल शर्मा। प्राधिकरण, बायर्स, बैंक सबको लूट लिया और सबको ठगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बेईमान बिल्डर को चारों खाने चित कर दिया। इसने अरबों रुपए डाइवर्ट कर दिए, बायर से लिए और उसको दूसरे बिजनेस में लगा दिया, अपने ऐशो आराम में लगा दिया। लेकिन अभी तक वो फैसला नहीं हो पाया जो बायर्स इसका इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से इसने सारे संस्थानों को ठगा, लाखों बायर्स को ठगा, तो आने वाले वक्तों में देखना होगा कि आखिर इस चोर बिल्डर को कब तक सलाखों के पीछे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पाती है और कब तक मिल पाता है आम बायर्स को इंसाफ। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। मेरठ विकास प्राधिकरण को आने वाले दिनों में 528 आवंटियों को 1 अरब 20 करोड़ का भुगतान करना होगा। एमडीए ने 3 साल पहले हवाई पट्टी से सटी निर्माण के लिए प्रतिबंधित जमीन में एयरपोर्ट एनक्लेव योजना के बहाने सैकड़ों फ्लैट और विला बना डाले और एयरपोर्ट अथॉरिटी से निर्माण की इजाजत तक नहीं ली। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दलाली खोर अफसर और बेईमान प्राधिकरण। मेरठ विकास प्राधिकरण की ठग विद्या। नियम बनाने वाले प्राधिकरण ने तोड़ डाले नियम। प्रतिबंधित क्षेत्र में घर बनाकर खतरे में डाली जान। 3 साल में ठगी 1 अरब 20 करोड़ की रकम। गाढ़ी कमाई खर्च करके मिला मौत के मुंह में आशियाना। योजना बनाकर करोड़ों रुपए की दलाली जरूरी है या फिर इस देश के आम इंसान की जिंदगी? इंसानियत जिंदगी को अहम बताती है, लेकिन दलाली की कमाई से जिंदगी ढोने वाले अफसरों के लिए योजना बनाकर दलाली कमाना जरूरी था। तभी तो मौत के मुंह में 528 परिवारों के लिए आशियाने खड़े कर दिए गए। मौत की कगार पर खड़े ये आशियाने मेरठ विकास प्राधिकरण के दलालीखोर अफसरों की कारस्तानी हैं। एक तरफ आसमान में उड़ान भरता हवाई जहाज और उसकी आवाज से दूसरी ओर थरथराता आपके सपनों का घर। मेरठ के सोहराब गेट इलाके के लोकेश खुराना को भी सपनों के घर बांटने वाले मेरठ विकास प्राधिकरण ने मौत के कगार पर रहने का ऑफर दिया और उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लूट ली। 3 साल पहले मेरठ के शताब्दी नगर हवाई पट्टी से सटी जमीन में मेरठ विकास प्राधिकरण ने एयरपोर्ट एनक्लेव योजना के नाम पर 528 आवंटियों को फ्लैट और विला आवंटित कर दिए। लोकेश भी उन्हीं में से एक थे। पैसा जमा करने के बाद लोकेश खुराना को पता चला कि वो ठग लिए गए। मेरठ विकास प्राधिकरण ने ऐसे इलाके में उन्हें फ्लैट आवंटित कर दिया है जो निर्माण के लिए प्रतिबंधित है और यहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कभी भी बुलडोजर चला सकती है। इनको इस प्रकार से कोई एनओसी दिया है कि ये हवाई पट्टी के समीप जो है कि आवासीय योजना विकसित कर सकें, तो 2015 में उन्होंने जो जवाब दिया उसमें स्पष्ट रूप से मना किया गया कि एयरपोर्ट एनक्लेव नाम की मेरठ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना को किसी भी प्रकार की कोई एनओसी प्रदान नहीं की गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आरटीआई में जानकारी ली कि आपने क्या इनको इस प्रकार से कोई एनओसी दिया है कि ये हवाई पट्टी के समीप जो है कि आवासीय योजना विकसित कर सकें, तो 2015 में उन्होंने जो जवाब दिया उसमें स्पष्ट रूप से मना किया गया कि एयरपोर्ट एनक्लेव नाम की मेरठ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना को किसी भी प्रकार की कोई एनओसी प्रदान नहीं की गई। एमडीए की ठगी के शिकार लोकेश खुराना ने 2015 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी तो पता चला कि इस इलाके में निर्माण से पहले प्राधिकरण को एनओसी लेनी चाहिए थी, मगर एयरपोर्ट अथॉरिटी से किसी तरह की एनओसी नहीं ली गई। 2017 में इस योजना पर आवंटियों को कब्जा दिया जाना था। कब्जे से पहले पूरा पैसा जमा करने के बाद लोकेश खुराना ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एमडीए के प्रोजेक्ट के निर्माण की वैधता से जुड़े सवाल पूछे। एनओसी जारी करने के सवाल पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने साफ लिखा है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किसी तरह की एनओसी जारी नहीं की गई है। एनओसी की अनिवार्यता पूछे जाने पर अथॉरिटी ने लिखा है कि किसी भी निर्माण से पहले एनओसी लिया जाना अनिवार्य है।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक सवाल के जवाब में यह भी साफ लिखा है कि यह निर्माण हवाई पट्टी के विस्तारीकरण में बाधक है। अब फ्लैट का कब्जा दिए जाने की जो तिथि समीप आई, हमने फिर से इनसे पूछा कि आपने उस योजना की एनओसी प्राप्त की, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि उसकी कोई एनओसी ना दी गई थी और ना ही भविष्य में दी जा सकती है, क्योंकि वो रनवे के निर्माण में बाधक बन चुकी है योजना। और इन्होंने जो फ्लैट्स और विलास का निर्माण किया है उसकी वजह से एयरपोर्ट का विस्तार भी संभव नहीं है। इस प्रकार मेरठ विकास प्राधिकरण जैसी संस्था, जो कि राज्य सरकार की संस्था है, और वो इस प्रकार का अवैध निर्माण करके 592 फ्लैट्स यानी 592 आवंटी परिवारों के साथ धोखा करने की कवायद की गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के जवाब साफ करते हैं कि बिना एनओसी के निर्माण अवैध है। 5 फरवरी 2016 को जारी एक चिट्ठी में अथॉरिटी ने यह भी साफ लिखा कि एयरपोर्ट एनक्लेव का निर्माण पूरी तरह से अवैधानिक है, कानून के खिलाफ है और ढहाए जाने योग्य है। लेकिन मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसर सच सामने आने के बाद भी झूठ बोल रहे हैं। उनके तरफ से इस तरह की कोई शिकायत ना तो की गई है, ना उन्होंने कोई ऐसी आपत्ति उठाई है। और जिस समय ये बना था उस समय इस पे एनओसी ली गई थी। अभी फिर से एनओसी की बात कोई नहीं हुई? नहीं, उन्होंने कुछ क्वेरियाँ की है और एक मैप मांगा है, समथिंग वो कलर्ड मैप मांगा है। और अगर इसके बाद चूँकि उनका जो एक्सटेंशन है उसके हिसाब से क्या वहाँ पे जो है स्थिति निकल के आती है, तब वो कुछ डिस्कशन करेंगे। अभी तो प्राइम स्टेज पे उन्होंने कोई ऐसी आपत्ति नहीं उठाई। मेरठ विकास प्राधिकरण ने एयरपोर्ट एनक्लेव में टाइप ए के 192 फ्लैट बनाए और आवंटियों से 38 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की। टाइप बी के 96 फ्लैट बनाए और आवंटियों को बिक्री करके 20 करोड़ 16 लाख रुपए कमाए। 2 बेडरूम कैटेगरी के 192 फ्लैट बनाए और ग्राहकों से 44 करोड़ 16 लाख रुपए की कमाई की। 48 विलास हवाई पट्टी के बेहद करीब बनाए गए हैं, जिनसे 17 करोड़ 28 लाख रुपए की कमाई की गई। हवाई पट्टी का विस्तारीकरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों की योजना है, जिससे मेरठ के विकास को पंख लग सकेंगे। लेकिन अफसरों के भ्रष्टाचार के चलते अवैध निर्माण का ये मामला अब हाईकोर्ट की चौखट पर है। लाजमी है, नियमों को तोड़कर बनाए गए इन घरों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में अगर ग्राहकों के पैसों की वापसी होती है तो मेरठ विकास प्राधिकरण का दिवाला निकलना तय है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। बिल्डर्स की बदमाश कंपनी में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए भारत समाचार। नोएडा में शिल्पी एनक्लेव के नाम से एसपीएस कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड अपना एक प्रोजेक्ट पिछले कई सालों से बनाता चला आ रहा है, जिसका निर्माण आज तक अधूरा है और निर्माण में घटिया क्वालिटी का मटेरियल भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे लेकर यहां के लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। ये रिपोर्ट देखिए। वादे तो खूब किए लेकिन पूरे नहीं किए। खुलेआम चल रहा है घटिया निर्माण। हादसों से भी सबक नहीं ले रहे बिल्डर। आखिर कब सुधरेंगे ये धोखेबाज? एनसीआर में अवैध तरीके से फ्लैट बनाकर आम जनता को लूटने वाले बिल्डरों की कमी नहीं है, जिसके चलते यहां लगातार अवैध रूप से बिल्डर अपनी बिल्डिंगें बनाकर आम जनता की जिंदगी भर की कमाई गई रकम को लूट रहे हैं। आलम यह है कि बीते कई सालों से फ्लैट तो बना रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग का काम पूरा नहीं हो पाया और न ही बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को बिल्डर ने जो सुविधाएं देने का वादा किया था वो आज तक नहीं मिल पाई। बिल्डिंग में न तो कोई फायर सिस्टम है और न ही सही से रेलिंग लगाई गई है। साथ ही जो निर्माण चल रहा है वो भी निहायती घटिया है। कई बार बिल्डर से शिकायत करने के बाद भी बिल्डर ने सोसाइटी में रहने वाले लोगों की सुध नहीं ली, जिसके चलते सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने इसकी शिकायत एसएसपी से की है और बिल्डर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में बीते दिनों निर्माणाधीन बिल्डिंग भरभरा कर अचानक से दूसरी बिल्डिंग पर जा गिरी थी, जिसके मलबे के नीचे दबने से 9 लोगों की मौत हो गई थी।
तब पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिले के आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बन रही बिल्डिंग को चिन्हित करना शुरू कर दिया था और इन अवैध रूप से बिल्डिंग बना रहे बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता वैसे ही जिला प्रशासन की कार्रवाई भी ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आई, जिसका फायदा उठाकर बिल्डर अवैध रूप से ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर रहे हैं, जिससे कभी भी फिर कोई शाबेरी जैसा बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां अवैध रूप से शिल्पी एनक्लेव के नाम से SPES कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड अपना एक प्रोजेक्ट पिछले कई सालों से बना रहा है, जिसका निर्माण आज भी जारी है। फ्लैट में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने लगभग 2 साल पहले यहां पर अपना फ्लैट खरीदा था और बिल्डर की तरफ से बड़े बड़े वादे करते हुए सोसाइटी के बाहर पार्क और अन्य सुविधाएं देने की बात कही थी। सुविधाएं तो नहीं मिली, लेकिन बिल्डर की तरफ से आज तक सोसाइटी में बनने वाले फ्लैट पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं। सोसाइटी में रहने वाले मनोज वर्मा का कहना है कि कुछ ही सालों में बिल्डर के द्वारा कराए गए निर्माण में खामियां देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते कभी फ्लैट के दरवाजे उखड़कर गिर जाते हैं तो कभी प्लास्टर टूटकर गिरता है। आलम यह है कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुई घटिया सामग्री के चलते फ्लैट में जगह जगह दरारें आ गई हैं। बिल्डर से जब इसकी शिकायत की जाती है तो बिल्डर सोसाइटी में रहने वाले लोगों से सीधे मुंह बात करने को भी तैयार नहीं होता। मैंने 2015 में ये फ्लैट बुक किया था, जुलाई 2015 में। तो इन्होंने मुझे ब्राउचर दिखाया कि भाई हम ऐसे ऐसे सोसाइटी बना रहे हैं और ये यहाँ पे फैसिलिटीज सारी हम देंगे। उसके बाद इन्होंने मुझे अप्रैल 16 में फ्लैट हैंडओवर करा। हमने बताया भाई अभी इसमें कमियां हैं, बोले ठीक है तो हम रहते रहते करा देंगे और बिल्डिंग में भी काम चल रहा है। उसके बाद काम भी यहाँ पे होना बंद हो गया और जो हमने बोला कि भाई बाकी की जो दिक्कतें हैं उनको सही कराओ, तो बोले कि भैया भाई हमारे पास टाइम नहीं है, जब काम कभी चालू होगा तो हम करा देंगे। और फ्लैट की हालत ऐसी है कि जो भी दरवाज़ा खोलो तो उसकी चौखट हिल जाती है, जगह जगह से प्लास्टर हट गया है, जगह जगह दीवारों में क्रैक आ गए हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन इन्होंने अच्छा करके नहीं दिया है। सोसाइटी में रहने वाले मनोज नागर का कहना है कि उन्होंने लगभग 30 लाख रुपए में अपना फ्लैट खरीदा था। उन्हें उम्मीद थी कि बिल्डर के द्वारा कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल अच्छा होगा और उन्हें अपने सपनों का घर मिल जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बिल्डर पर वो इतना यकीन कर अपना फ्लैट जिंदगी भर की कमाई देकर ले रहे हैं, वही बिल्डर उन्हें मरने के लिए इस जर्जर हो चुकी सोसाइटी में देखकर गायब हो जाएगा। 2015 में हमने फ्लैट लिए थे और हमें ये सब कुछ दिखाया गया कि हम लोग यहाँ पार्क बनाएंगे, सोसाइटी बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन करेंगे, ये करेंगे और पानी बिजली सब चीज़ की सुविधा रहेगी यहाँ पे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। बाकी काम तो छोड़ ही दो आप, यहाँ पे जो बिल्डिंग का काम पूरा नहीं हुआ है, जिस वजह से हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कई बार चोरी भी हो चुकी है मेरे घर में, पीछे की तरफ से मैंने लोहे का गेट पूरा जाल पाल बुरी तरह से, क्योंकि बच्चे अकेले रहते हैं घर में, मैं भी चला जाता हूँ, मेरी वाइफ भी जॉब करती है, तो कई बार बच्चे अकेले होते हैं घर में, तो पता नहीं कब कहाँ या दिन में चोरी हो जाए। दिन में भी चोरी हो चुकी है एक बार। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि सोसाइटी किसी भूत बंगले से कम नहीं है, जिसमें आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है। आलम यह है कि सोसाइटी में दिन में भी चोर चोरी करके फरार हो जाते हैं और बिल्डर को भनक तक नहीं लगती। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि सुविधाएं देना तो दूर की बात, अगर बिल्डिंग में किसी के घर में आग लग जाती है तो आग को बुझाने के लिए बिल्डर ने फायर सुविधा का भी कोई इंतजाम नहीं किया है, जिसके चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि उन्होंने बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से शिकायत की है, ताकि बिल्डर पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया जा सके और सोसाइटी में रहने वाले लोगों की जान को जोखिम से निकाला जा सके। इसी सोसाइटी में फ्लैट खरीदने वाली जूही गुप्ता का कहना है कि सोसाइटी में ना तो आपको कोई सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा और ना ही गाड़ी पार्क करने के लिए सही से पार्किंग की व्यवस्था है, जिसके चलते सोसाइटी में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देखने वाली बात यह है कि अवैध रूप से खड़ी हो रही बिल्डिंग पर जिला प्रशासन का ध्यान नहीं है, जिसके चलते अवैध रूप से बिल्डिंगें खड़ी की जा रही हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्या जिला प्रशासन अवैध रूप से बनाई जा रही बिल्डिंग मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्डर ने तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं किए थे, मतलब रॉ मटेरियल जो लगना चाहिए फ्लैट में वो नहीं लगी है, मतलब लोकल मार्केट से मतलब लगाया गया है, लोकल फर्नीचर वगैरह जो भी है दरवाजे का वो लगाए हैं।
असल में ये बिल्डर वादे तो खूब करते हैं, लेकिन अपनी बेशर्मी से मजबूर ये बिल्डर कोई भी वादा पूरा नहीं करते। इसी वजह से निवेशक प्रदर्शन करने को मजबूर है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब ऐसे बिल्डर इस तरीके घटिया निर्माण करा रहे होते हैं तो प्राधिकरण कहाँ चली जाती है, जिला प्रशासन कहाँ चला जाता है और रेरा कहाँ चला जाता है। यहाँ के लोग परेशान हाल हैं और शिकायतें भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही। देखना होगा कि आने वाले वक्तों में आंख मूंदे बैठा जिला प्रशासन या फिर प्राधिकरण क्या इन लोगों की सुनता है और क्या ऐसे बिल्डर के खिलाफ कार्यवाही करता है जो घटिया निर्माण सामग्री से इस बिल्डिंग को तैयार करा रहा है, या फिर ये कहें पूरी तरीके से तैयार करा चुका है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, ग्रेटर नोएडा। बिल्डर्स की बदमाश कंपनी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।